नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। और तत्काल में आज उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की बात, विस्तार की चर्चाएं तेज हैं और नए कैबिनेट में किसको मिलेगी जगह, पुरानों में से किसकी छुट्टी होगी, युवाओं और महिलाओं के लिए इस कैबिनेट विस्तार में कितनी संभावनाएं हैं, ये तमाम सवाल है। तमाम सवाल इसलिए भी क्योंकि 2027 को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव होगा। कब होगा ये बदलाव, ये अभी सवाल है। लेकिन इसके भीतर की, इसके पीछे की जो तमाम गणित है, वो इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में कितना बड़ा तूफान मचाए हुए है, समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। मानस श्रीवास्तव जी उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रमोद मिश्रा जी प्रवक्ता बीजेपी के, चंचल यादव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर सुधा मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद मिश्रा जी, कितनी तैयारियां, कौन सी तारीख, कितना इंतजार? प्रमोद मिश्रा जी को लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रमोद मिश्रा जी, नए कैबिनेट में चेहरे जो शामिल होने वाले हैं वो कौन कौन हो सकते हैं, कब हो सकता है विस्तार, तारीख को लेकर कोई स्पष्टता पार्टी के पास है? नमस्ते। नमस्ते मीना जी और बाकी साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा प्रणाम। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत अभिनंदन उनका। अब देखिए, वही है हमारा संगठन, हमारे संगठन के में होने वाले विस्तार, मंत्रिमंडल विस्तार हो या चयन हो, अब इस पे राजनीतिक पंडितों को और विश्लेषकों को अपने अपने ढंग से अनुमान लगाने दीजिए। अब चर्चा चल रही है, जो होगा वो आपके सामने आएगा और जो होगा वो बड़ा श्रेयस्कर होगा और प्रदेश के हित में होगा। जहां तक बात है प्रतिनिधित्व, तो वो यह कहना युवाओं का प्रतिनिधित्व, महिलाओं का प्रतिनिधित्व, अभी तो हमने पूरे देश में एक पहली महिला मुख्यमंत्री दे ही दी है। और महिलाओं का प्रतिनिधित्व, युवाओं का प्रतिनिधित्व, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व, हर उम्र का प्रतिनिधित्व तो हमारी पार्टी के, हमारे संगठन के अपने विचारधारा में है और हम सबका ही प्रतिनिधित्व करते हैं। और उसी आधार पर जो भी शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा वो बस चंद दिनों में आपके सामने आ जाएगा, जिस पे क्या कयास लगाने की आवश्यकता है। हाँ, राजनीतिक विश्लेषकों अथवा पत्रकारों के लिए ये एक शोध का विषय हमेशा रहता है। कयास नहीं लगाए जाए, इसीलिए तो प्रवक्ता पार्टी के आते हैं प्रमोद मिश्रा जी। इसीलिए बहुत जिम्मेदारी से आपसे मैंने सवाल पूछा कि कब तक तारीख, किन किन संभावनाओं के साथ क्या सरकार तैयारी कर रही है। इसीलिए तो पूछा आपसे कि कयासों का बाजार थोड़ा ठंडा हो, गर्म ना हो। बहरहाल कोई बात नहीं है। मानस श्रीवास्तव जी, इस वक्त जो तस्वीर नजर आ रही है, आप वहां पर करीब से देख पा रहे हैं, क्या नजर आ रहा है? इस पूरे जो कवायद चल रही है, इसको दो हिस्सों में देखा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात कही, निश्चित तौर पर किसी भी प्रवक्ता का एक दायरा होता है, उसी दायरे में ही रह के बात करेगा। और भारतीय जनता पार्टी में वैसे भी इन सब तमाम चीजों पर मनाही है, वो अनुशासन के दायरे में रखा जाता है। लिहाजा कोई खबर का इनपुट आपको वो दे देंगे, ये उनके लिए संभव भी नहीं है और उसकी अपेक्षा भी नहीं की जानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि ये मंत्रिमंडल विस्तार का क्या स्वरूप हो सकता है, कैसे होगा, ये चर्चा काफी समय से चल रही थी। हमने देखा था जब पिछली बार जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, जब ओम प्रकाश राजभर को शामिल किया जा रहा था, तो डिबेट्स बहुत सारी हो रही थी, लेकिन वो समय आने पर ही वो विस्तार हुआ। ये विस्तार की कवायद हालांकि होली से पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन होली के बाद होगा और मंत्रिमंडल विस्तार जरूर होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2027 के जो विधानसभा चुनाव है उसके लिहाज से ये बेहद मुफीद होगा, बेहद जरूरी होगा। अब एक पत्रकार के तौर पर मैं जो जानकारी मेरे पास है वो मैं आपसे साझा कर दे रहा हूँ, न्यूज 24 के दर्शकों से साझा कर दे रहा हूँ। कुल 6 चेहरों की बात हो रही है। कुल नए चेहरे, जो 6 चेहरे होंगे वो उसमें मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। एक डिप्टी सीएम साहब, उनके विभाग बदले जाने की चर्चा है, बहुत जोरों से चर्चा है कि उनका कुछ विभाग बदला जाएगा और उनको कुछ मजबूत स्थिति में उनको पहुंचाया जाएगा।
कुछ एक दो चेहरे ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है या जिनके ऊपर कुछ करप्शन के चार्जेस लगते रहे हैं, उनकी मंत्रिमंडल से छुट्टी होगी और ये नए चेहरे शामिल होंगे। इन चेहरों में आप अधिकांश देखेंगे शायद अगली जाति शायद कोई एक चेहरा आए तो आए, वरना आपको पिछड़ी जाति से और दलित जाति से देखने को मिलेंगे। अब एक पत्रकार से आगे जब हम राजनीतिक तौर पर किसी चीज का खबर का किसी का विश्लेषण करते हैं तो समझते हैं कि सियासत में कोई भी चीज कभी बेवजह नहीं होती, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होती है। और कई बार अब जो सियासत का जो पैटर्न, हालांकि पहले भी जो रहा है, वो पत्रकारों से भी 2-4-10 कदम आगे सोचते हैं और अब पत्रकारों का उतना दखल भी सियासी दलों में नहीं रहता, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी में, कि वो भीतर की खबर या उसका विश्लेषण करके बता सके आपको। ये किसी जमाने में हुआ करता था जब कांग्रेस का दूसरा या बीजेपी का जब नेतृत्व दूसरे तरीके का हुआ करता था, पुराने समय की बात है, तब वो खबरों को लेकर के पॉलिटिकल लोगों से डिस्कशन भी हुआ करता था उस जमाने में। खैर, मौजूदा वक्त में जो कवायद हो रही है उसके पीछे बड़े सियासी मायने हैं। अखिलेश यादव ने 2024 में पीडीए का जो कार्ड खेला, उससे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और इस बात को हालांकि बीजेपी के लोगों ने उस वक्त नहीं माना था खुले मंच से, लेकिन उनके पास भी इस तरीके के इनपुट थे कि एक बहुत बड़ा कार्ड खेल दिया गया। इसलिए जब चुनाव चल रहा था उस वक्त भी चिंता की तमाम लकीरें चेहरों पर नजर आती थी। अब इसी पीडीए के फॉर्मूले के सहारे अखिलेश यादव ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो 2027 के विधानसभा चुनाव में जाएं। दिल्ली के चुनाव में महिलाओं का कार्ड देखा किस तरीके से बीजेपी के फेवर में काम किया। अखिलेश यादव पहले ही घोषणा कर चुके कि वो स्त्री सम्मान योजना लागू करेंगे। उसमें महिलाओं को लैपटॉप, छात्राओं को मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, तमाम तरह की चीजें और महिलाओं को धनराशि, तमाम तरह की चीजें की घोषणा की। बीजेपी के सामने एक सियासी दल के तौर पर, एक सबसे बड़े दल के तौर पर चुनौती इस बात की है कि 2027 में उसको फिर से जो पिछले 2 साल का कार्यकाल है, जिस तरीके से वो अजय स्थिति में है, उसको बरकरार रखना है। समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश, हालांकि माहौल पिछली बार भी बहुत बना था 2022 के विधानसभा चुनाव में, समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि इस बार वो तमाम मुद्दों पर घेराबंदी करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपदस्थ करे और उसके लिए वो तमाम वर्गों के बीच में जा रही है। कोई ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ा जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, जहां पर वो सरकार को घेरने की कहीं कोई भी गुंजाइश, कोई कसर बाकी छोड़ दें। सीतापुर में पत्रकार की हत्या हुई, 2 अलग-अलग मामलों में धान खरीद घोटाला और लेखपालों द्वारा जो फर्जीवाड़ा किया जा रहा, उसके लेकर खबरें छापी जा रही थी। दिन दहाड़े गोलियों से भूना गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सीधे पहुंच गए सीतापुर। समाजवादी पार्टी ने भी जमकर विरोध किया, कहा कि आगे आंदोलन चलाएंगे। ये मैंने एक नजीर दी, आपको एक एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से घटनाओं पर भी बहुत तेज रिएक्शंस दोनों ही तरफ से हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये कि इस मंत्रिमंडल विस्तार के सहारे वो ये दिखाएगी कि दरअसल जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, उसका हित अगर कहीं सुरक्षित है या अगर कोई उसको मंच दे सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का एक प्लेटफॉर्म है, जहां पर दलित हो, जहां पर पिछड़े समाज जी, तो इस मंत्रिमंडल विस्तार को इस नजरिए से देखा जाना चाहिए। पीडीए की कार्ड के तौर पर इसको भारतीय जनता पार्टी इस मंत्रिमंडल विस्तार को इस्तेमाल करेगी। जी, बिल्कुल मानस जी। जहां तक खबरों की बात है तो पत्रकार का धर्म है कि वो खबर को तलाशे, खोजे, और जहां तक भाजपा की ये जो पॉलिसी है कि वो खबरें बाहर नहीं करती और पत्रकार निकाल नहीं पाते, तो पत्रकारों के जो हित है वो पत्रकारों के हितों के नीचे खबरें दब गई है और बीजेपी ने इस नुस्खे को ठीक से पहचान लिया है। इसलिए पत्रकारों के हित व्यक्तिगत ज्यादा हावी हो गए हैं, इसलिए खबरें नीचे दबती जा रही हैं। बहरहाल आलोक पांडे जी, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये भी नहीं है कि खबरें बाहर क्यों नहीं आ रही, वो तो आएंगी ही, निकालने वाले होंगे तो जरूर आएंगे। और एक जो वातावरण इस वक्त बन गया है उसका कारण भी समझ में आता है कि फैसला बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज हो रहा है, इसलिए किसी को पता ही नहीं है तो खबर आए कहां से, बात ये भी है। सवाल ये है आलोक पांडे जी कि इस कैबिनेट विस्तार के जरिए संदेश क्या देना चाहती है उत्तर प्रदेश की सरकार, और इसमें चलेगी किसकी? योगी आदित्यनाथ तय करेंगे या केंद्र से तय होगा?
देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए अब रहस्यमयवादी पार्टी कहा जाए तो भी ठीक है। वो चीजों को रहस्य बना के रखना चाहती है, कौतूहल बना के भी रखना चाहती है। ठीक है, वो भी एक तरीका है राजनीति करने का, और उसमें क्या कहा जा सकता है। लेकिन दूसरी बात यह रह गई कि भारतीय जनता पार्टी दो तरीके से जो सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रही है। एक, कुंभ के बाद, प्रयाग में जो कुंभ हुआ उसके बाद जो 66 करोड़ 30 लाख लोग गए, तो एक टेम्परामेंट, रिलीजियस टेम्परामेंट बना रहे पहला। लेकिन इसके आधार पर ही हमेशा वोट मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं होता। धर्म के आधार पर हिंदू बहुत बार धर्म के आधार पर वोट नहीं देता, या ज्यादातर बार वो धर्म के आधार पर वोट नहीं देता। अभी तक की प्रवृत्ति है। बिफोर कुंभ, आफ्टर कुंभ अभी क्योंकि चीजों को देखना बाकी है कि धार्मिक आधार पर हिंदू वोट करेगा पूर्णतया या नहीं करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के शायद ये लगता है कि पता नहीं इसका क्या परिणाम आए। तो जो पीडीए बना, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसकी काट भी भारतीय जनता पार्टी जातीय आधार पर भी बनाए रखना चाहती है। उसमें सबका जो प्रतिनिधित्व है, सबका विकास है, उसका नारा ही है। तो मुझे लगता है कि इस समय जो 2 साल बचे हैं चुनाव के, इसमें ओबीसी और एससी के ज्यादातर लोगों को शामिल करके वो ताजा संदेश देना चाहती है कि अगर कुंभ पसंद हो तो कुंभ ले लो। जैसे हम एक बड़े दुकान में होते मल्टीप्लेक्स में, तो हम क्यों जाते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में? क्योंकि वहां हमारे पास विविधता ज्यादा होती है, हर तरह की कंपनियों के आउटलेट होते हैं, हमें जो चाहिए वो खरीद लेंगे। तो किसी राजनीतिक दल के पास अगर डायवर्सिटी ज्यादा है, उसके पास हिंदुत्व का भी मुद्दा है, उसके पास मंडल भी है, उसके पास कमंडल भी है, उसके पास क्षेत्रीय नेतृत्व भी है, तो उस पार्टी के लिए एक बहुत मुफीद स्थिति होती है कि हर वजह से किसी न किसी वजह से उसे मत मिलता रहे। तो भारतीय जनता पार्टी दलित और पिछड़े जो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तुलना में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में गया था, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को चिंता है। एक थोड़ी सी एक कौतूहल है कि कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा में वो ही स्थिति रिपीट हो गई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। आप सोचिए 37 अगर सीटें समाजवादी पार्टी अकेले जीत जाती है लोकसभा की, बीजेपी उस अवस्था में तो पीडीए बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है। हालांकि उपचुनाव में पीडीए ने उस तरह से काम नहीं किया है, तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ा रिलैक्स हो सकती है। लेकिन जितना मैंने भारतीय जनता पार्टी को जाना है, वो आराम में बैठने वाली पार्टी नहीं है, वो निश्चित होने वाली पार्टी नहीं है। तो पिछड़ा और दलित को जोड़ना, और अगर जुड़ा है तो मजबूती से जुड़ा रहे, मुझे लगता है इस कैबिनेट विस्तार का ये एक प्रमुख बिंदु होगा। जी, तो जो ये प्रमुख बिंदु है, डॉक्टर सुधा मिश्रा, ई कैबिनेट विस्तार के जरिए पीडीए और महिलाओं को साधने का प्रयास जो बीजेपी करने जा रही है, उसका सीधा सीधा परिणाम जो उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनावों पर पड़े, ये मकसद होगा। ऐसे में विपक्ष की नजर भी इस बात पर जरूर होगी कि सत्ता पक्ष ये जो कैबिनेट विस्तार कर रहा है, इसमें क्या कुछ करने जा रहा है। आप भी देखती होंगी बाहर रहकर, क्या समझ में आ रहा है इस वक्त सरकार के अंदर कैबिनेट विस्तार को लेकर जो कुछ चल रहा है उससे? नमस्कार मीना जी, पूरे पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम। विस्तार किस तरह का होगा ये प्रश्न हमारे मानस भाई भी नहीं दे पाए, लेकिन मैं इन बातों के बीच में जो प्रमुख बात करना चाहती हूँ कि लोकतंत्र में जब हम किसी सरकार के विपक्ष में या पक्ष में या सरकार के साथ होते हैं, तो जनता की भावनाएं, आशाएं, उम्मीदें और भरोसा जुड़ा होता है। और सरकार का ये कर्तव्य होता है कि उनकी उन भावनाओं को, उन आशाओं को, उन उम्मीदों को और भरोसे को, जिस भरोसे से मत दे की जनता आती है, उसको पूरा किया जाए। अभी कुंभ की बात हुई, आप भी जानती हैं कि एक व्यक्ति सारी नौकाओं पे 100 रुपए के हिसाब से अगर लेता तो 3 करोड़ बताता कमाता, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस गर्व से बताया था कि उसने इतने करोड़ कमा लिए, ये कहीं न कहीं उस भ्रष्टाचार के उस मूल को दिखाता है जिसमें ये पूर्णतः सरकार संलिप्त है। तो ये जो सरकारों की जो विस्तार की, जो हम उत्तर प्रदेश सरकार के विस्तार की बात करते हैं, हो सकता है जो जो हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, मतलब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ प्रतियोगी परीक्षाओं की, उन्होंने कहा कि जो बाइक ली गई थी उस पे क्रेडिट पे, उसको लोगों ने स्कूटर से अपने बाइक से लोगों को पहुंचा के उसका ईएमआई भर दिया, खत्म कर दिया। मुझे इतना हास्यास्पद और इतना रोना आया इस व्यवस्था पे, इस सरकार के विस्तार में क्या करेगा नहीं उम्मीद है मुझे, क्योंकि जब मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि इलाहाबाद के प्रतियोगी परीक्षाएं करने वाले बच्चे अपना उठाएं बाइक, सवारी ढूंढना शुरू कर दें। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, कुंभ जैसे जहां जहां लगे मेले, वो बाइक लेके जाएं और वो सिर्फ अपनी सवारी को धोएं,
क्योंकि वही एकमात्र काम है जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं। रोजगार की बात नहीं, शिक्षा की बात नहीं, स्वास्थ्य की बात नहीं, बात होनी चाहिए किस पे कि मुख्यमंत्री जी खुश किस पे होते हैं और किस बात की खुशी को व्यक्त करने के लिए वो मंचों पे बता सकते हैं। सोचिए एक मुख्यमंत्री जिस प्रदेश का कितना ही विस्तार क्या कर लेंगे, क्या ही विस्तार करेंगे वो, और क्या ही उम्मीदें होंगी, क्योंकि इतने सालों में जो कुछ कहा गया होली फिर आ गई। बात हुई थी जब चुनाव हुआ था कि महिलाओं को देंगे सिलेंडर टाइप्स कुछ, अभी तक मिला नहीं है मीना जी। तो ये उम्मीदें भरोसे को तोड़ने वाले लोग हर दिन नई चीजें कह के जुमले फेंक के जनता की भावनाओं को डॉक्टर आहत सुधा करते मिश्रा, जब जब कैबिनेट सुधा जी, विस्तार की सुधा चर्चा जी, होती सुधा है जी, तो सुधा जी, विपक्ष की भी बड़ी सुधा नजर जी, रहती है। मैं आती हूँ मानस जी आपके सुधा पास। जी, एक सवाल, जी जी, एक पूछिए सवाल मानस। मेरा आपसे है। सुधा जी, भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल विस्तार करेगी, उसका कहना है कि वो पीडीए के फार्मूले को आगे बढ़ाएगी, पीडीए की कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करेगी वो, एक अभी तक की जो खबर है। सवाल ये है कि पिछड़ा और दलित, और उसमें भी जो दलित फैक्टर है उसको लेकर के बहुत सारे दावेदार खड़े हो गए हैं। ये सही बात है कि 2024 में पहली बार दलित ने वोट किया आपकी पार्टी को, यानी इंडिया गठबंधन को जी। लेकिन अभी राहुल गांधी अलग अपनी चाल चल रहे हैं, वो सीधे मायावती पर हमलावर है। आजाद समाज पार्टी ने आज पूरा प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया, आपने देखा चंदौली में उनको अरेस्ट किया गया, उनको वापस भेजा गया, माफ कीजिएगा, और लखनऊ में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। मायावती लगातार कह रही अपने वोटर से कि वो सपा भाजपा कांग्रेस से सावधान रहे। इस पूरी कवायद में जो सवाल आपके लिए है वो ये कि दलित वोट बैंक क्या आपके साथ इंटैक्ट रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में वो इसलिए आपके साथ आया क्योंकि कांग्रेस पार्टी साथ में थी आपके। मानस जी, अगर मैं बात करूं उसके इंटैक्ट रहने का, उसके जुड़े रहने का, तो 100%, क्योंकि मैं इस बात को महीने की बात भी नहीं है, कुंभ मेला बिछड़ा है। आप जानते हैं कुंभ की जो भीड़ थी, जो संख्या में बताया गया कितने करोड़ लोग आए, वो वही सामान्य लोग थे, वही पिछड़े लोग थे जिनकी उम्मीद थी कि वो पहुंचेंगे ईश्वर की आस्था के साथ, कहीं ना कहीं उनके जीवन में कुछ उम्मीदें बढ़ेंगी। वही लोग थे ना, वही मतदान करते हैं जो अपने सर पे गट्ठर लेके चल रहे थे और अव्यवस्थाओं के शिकार हुए थे। वो जानते हैं कि उनके हक और हुकूक की बात करने वाली वही पार्टी है जो धार्मिक रूप से सहिष्णुता की बात करती है, बंटवारे की बात नहीं करती है कि ये धर्म नहीं, वो धर्म नहीं, इनकी बंडी नहीं, इनकी सब्जी नहीं, इनका ये नहीं, उनका वो नहीं। वो जानते हैं कि उनके हक हुकूक के लिए संविधान के अंतर्गत जो बातें होंगी वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि इनका काम तो बंटवारे का है। इनका कोई एक सीईओ आएगा बोलेगा कि घर के बाहर मत निकलो, मुख्यमंत्री समर्थन कर देंगे, बाइक पे कहेंगे सवारी ढो, पढ़ाई मत करो, रोजगार की जरूरत क्या है, तुम आगे बढ़ जाओ। तो ऐसे लोगों, क्योंकि आप जानते हैं ना सरकारी नौकरी कौन करता है, कोई भी ऐसा वर्ग परिवार का होगा जिसके पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, उसको नौकरी करनी है, शिक्षा प्राप्त करना है, आगे बढ़ना है, वो सरकारी नौकरी तरफ भागता है ना। मैं जानती हूँ, इलाहाबाद में रही हूँ, मैं लखनऊ में पढ़ाती हूँ बच्चों को, वही वर्ग आता है दलित, कुचला, आर्थिक रूप से पिछड़ा, जिसको अपने बच्चों को आगे बढ़ाना होता है, आर्थिक रूप से सबल करना होता है। उसके पास एक ही उम्मीद होती है, सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी देने के नाम पे उत्तर प्रदेश सरकार ने सिर्फ छलावा किया है। एक भी नौकरी बताइए, आरओ के एग्जाम जो बच्चे ओवर एज हो गए होंगे उनकी कोई बात ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं है। डॉक्टर सुधा मिश्रा, इसीलिए तो जी, चर्चा हो रही है कि बिल्कुल। कैबिनेट का विस्तार अगर हो रहा है, इसीलिए विपक्ष को शामिल किया जा रहा है कि विपक्ष को लगता है कि भाई सरकार में अमुक मंत्री काम अच्छा कर रहा है, अमुक खराब कर रहा है, तो जिन लोगों को परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है वो शॉर्टलिस्ट किए हैं विपक्ष ने कि भाई देखिए ये मंत्री तो बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहे, इनको तो हटना ही चाहिए, ये बेहतर काम कर रहे हैं, इनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, इनका प्रमोशन होना चाहिए। विपक्ष भी तो कुछ नजर रखता होगा, या फिर कोई मतलब कोई वास्ता नहीं है, हम तो चुनाव नहीं मीना 2027 में जी, मैंने पहुंचेंगे। आपसे शिक्षा की बात की, मैंने आपसे स्वास्थ्य की बात की, रोजगार की बात की, तो जितने भी मंत्री होंगे, उनके साथ के लोग होंगे, वो काम नहीं कर रहे हैं। प्रयागराज की बात कर रही हूँ, आरओ की परीक्षा 6 महीने में कराने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा था, मैंने अभी रीट्वीट किया था कि मुख्यमंत्री जी 6 महीना नहीं, 1 साल बीत गया, आपने कुंभ करा लिया, इतना बड़ा आयोजन, लेकिन आप परीक्षा नहीं करा पाए। तो जो लोग उनके आप साथ कहना चाह रहे हैं अभिभावक, मुख्यमंत्री भी सही काम नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बदल जाएं, आप ये कहना चाह रही मैं हैं? हमेशा जानती हूँ घर का मुखिया अगर काम करना चाहेगा तो कोई रोक नहीं सकता है, और अगर घर का मुखिया काम नहीं करना चाहेगा, मीना जी आप डिबेट करवा रही हैं, अगर आप डिबेट को अच्छी तरह से निकालना नहीं चाहेंगी तो सब लोग बोलेंगे, चिल्लाते रहेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने नियंत्रण रखा हुआ है तो जो 4 पैनलिस्ट बैठे हुए हैं ना, वो आपके अकॉर्डिंगली चलेंगे, और यही व्यवस्था होती है परिवार की, सरकार की और समाज की। और अगर मुख्यमंत्री जी सच में चाहते, विपक्ष तो सीधे सीधे सोच रहा है कि मुख्यमंत्री बदल जाए, प्रमोद मिश्रा जी। नहीं, मैं देखिए मैंने सीधा कहा ना कि मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। अगर वो लड़कों के बाइक को देखते हैं, वो मल्लाहों की नावों को गिन लेते हैं, उनके पैसों की कमाई को देख लेते हैं, तो
को अपराध, शिक्षा, स्वास्थ्य कैसे दिखाई नहीं पड़ रहा है? मैं कैसे मान लूं मुख्यमंत्री जी आधा देख पा रहे हैं, आधा नहीं देख पा रहे हैं? इसका मतलब वो चाहते ही नहीं है देखना। यही तो मूल मुद्दा है कि मुख्यमंत्री अगर इलाहाबाद के लड़कों के बाइक के ईएमआई को देख लेते हैं, वो मल्लाह कितना 300 करोड़ कमा लेता है वो देख लेते हैं, तो क्या उनको नहीं दिख रहा है परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, बच्चों की ओवर एज हो रही है, स्वास्थ्य के लड़कियों के साथ बलात्कार होके कीलेट होकी जा रही है, कीलेट होकी जा रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य और नहीं नहीं मीना जी, मुख्यमंत्री महिलाओं के नाम पे हम पैर तोड़ के महिलाओं का बलात्कार करके कीलेट होकी जा रही है, क्या मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं पड़ता है? प्रमोद मिश्रा जी, डिप्टी सीएम की बात तो मानस जी ने पहले ही कर दी थी। स्वास्थ्य का मुद्दा डॉक्टर सुधा मिश्रा उठा रही हैं। चिकित्सा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री, ये तीन सीधे सीधे परफॉर्मेंस के ग्राउंड पे ठीक नहीं है। प्रमोद मिश्रा जी, सवाल ये है कि जब कैबिनेट का फैसला होगा, चेहरों के नाम फाइनल होंगे, तो ये नाम डेफिनेटली केंद्र की सहमति ली जाएगी, लेकिन सहमति ली जाएगी या डिसाइड वहीं से होंगे? नहीं, जब सामूहिक नेतृत्व होता है तो डिसाइड कहाँ से होंगे वो आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हमारा संगठन सामूहिक नेतृत्व करता है, चर्चा के बाद, बृहद विमर्श के बाद और न्यायपूर्ण, न्याय संगत तरीके से, तर्क संगत तरीके से, विचारशीलता के साथ निर्णय करता है। और फिर जो निर्णय करता है वो सर्व स्वीकार्य होता है, सर्वमान्य होता है। ऐसा राजनीतिक दल नहीं है कि किसी राज्य में जाए और अपने संगठन में कह दे कि हमारे संगठन के अंदर ही बी टीम है। हमारे संगठन के ही अंदर ऐसे लोग हैं जो दूसरे दलों का समर्थन करते हैं। तो नेतृत्व किस बात का कर रहे थे 20 वर्षों से? ऐसे भी मैंने अभी बहन जी बोल रही थी संगठन में क्या होने वाला है, आपको कांग्रेस की बहुत चिंता है। पहले अपने संगठन में क्या हो रहा है उसका उत्तर दे देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो हमारा विमर्श है वो निकल के आएगा। हमारे में क्या चल रहा है वो हम देख लेंगे। आपके संगठन के विस्तार की बात हो रही है उत्तर प्रदेश में, वो आपको नहीं दिख रहा है। आप गुजरात पहुंच गए, पहले उत्तर प्रदेश की बात कर ले, वो बाकी हम लोग देख लेंगे। देखिए, इतनी दूरदर्शिता है डॉक्टर सुधा शर्मा में कि मैंने गुजरात नाम नहीं लिया, लेकिन दूरदर्शी बहुत है, तुरंत इन्होंने पकड़ लिया। हम लोगों को पता है कि हमारे नेता क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं। आप लोग तो छुपा के काम नहीं होता है, सीधे डंके की चोट पे वो कहते हैं, वो छुपा दुरा के काम नहीं करते हैं। सबको पता है, मीना जी को पता है, आपको पता है, मानस जी को पता है, आलोक जी को पता है, लेकिन आपके यहाँ क्या हो रहा है आपको भी नहीं पता है। ये प्रॉब्लम की बात है। आपने मीना जी इनको समय कम दिया था बोलने का, या मतलब अभी कमी पड़ गई थी इसलिए ये बीच बीच में बोल रही हैं, या अनवरत बोलने के लिए इनको बुलाया गया है? तो हम लोग 3 लोग चुप ही रहते हैं, इन्हीं से कर लीजिए, क्योंकि अभी 20 मिनट से तो ये हमारे ही संगठन के बारे में अभी वक्तव्य देती रही और हमने एक शब्द कह दिया तो इनको फिर इनका पीएचडी हो गया। प्रमोद जी, अब आप ये ना कहें तो मैं कि हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। प्रमोद जी, अब आप ये ना कहें कि हमारे संगठन की बात हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो छोड़ी हुई है, तभी आपसे सवाल हो रहा है। इसका सवाल पांडे जी से नहीं हो रहा, सुधा जी से नहीं हो रहा, मानस जी से नहीं हो रहा, आपसे सवाल हो रहा है कि आपके यहाँ पे जो तय होने जा रहा है सामूहिक नेतृत्व। मीना जी, मैंने ये नहीं कहा, मीना जी, मैंने ये नहीं कहा कि हमारा संगठन पे छोड़ दीजिए। ये तो डॉक्टर सुधा मिश्रा ने कहा कि हमारे संगठन की बात हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, और 20 मिनट से वो हमारे संगठन के बारे में बात कर रही थी। मैंने एक वक्तव्य दे दिया तो ये स्वयं गुजरात पहुंच गई, मैंने तो सिर्फ कोट किया था। अब वो संजय राउत ने भी तो यही कहा था, लेकिन ये संजय राउत को नहीं जा करके अपने ऊपर ही चली गई। खैर, ये जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं ना, अब उसको व्यक्तिगत न लें, मेरा अनुरोध रहेगा। वो डॉक्टर ओझा भी एक ओझा सर चुनाव लड़े थे, कभी किसी प्रतियोगी परीक्षा को पास नहीं कर पाए, लेकिन ट्रेनिंग पूरी देते हैं। तो ये राजनीतिक दल। सुधा जी आप नहीं बोलेंगे, 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 प्लीज सुधा जी का ऑडियो बंद कर दीजिए। और प्रमोद जी आप भी ये बात नहीं बोलेंगे प्लीज। आपका करियर प्रोफाइल को यहाँ पर एनालिसिस नहीं कर रहा है, डॉक्टर सुधा मिश्रा का भी नहीं कर रहा है। प्लीज आप अपनी बात करिए। डॉक्टर मीना शर्मा, आपने उस समय हस्तक्षेप नहीं किया जब इन्होंने ये कहा कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं, और प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के बारे में जब ये कमेंट कर रही थी, तब आपने नहीं ये बात कही, और हमने एक शब्द कह दिया तो कड़ा प्रतिकार हो गया। खैर चलिए छोड़ देते हैं, कोई व्यक्तिगत नहीं होता है राजनीति में। राजनीतिक दल, इतनी देर से योगी जी के बारे में कहा जा रहा है, ये व्यक्तिगत नहीं है, वो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री को सामना करना पड़ेगा। तो ये प्रवक्ता हैं, प्रवक्ताओं को भी सुनना पड़ेगा।
ठीक है, चलिए नहीं खैर आपने कहा तो आपकी बात मान लेते हैं और मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं वापस ले लूँ। शुक्रिया शुक्रिया प्रमोद जी 120 नौकाओं शुक्रिया की प्रमोद बात जी कही थी, हाँ जी 120 नौकाओं की बात कही गई थी, तो नहीं गिनती प्रमोद तो जी गिनी आप जानी। क्यों डॉक्टर सुधा मिश्रा की बात में उलझते हैं? आप विषय विषय पर रहिए। विषय ये है कि कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। विषय ये है कि नए चेहरे शामिल होंगे, पीडीए को मद्देनजर मीना रखा जी, जाएगा, महिलाओं का ध्यान मैं रखा ज्यादा जाएगा। समय नहीं लूंगा, मैं ज्यादा समय जी नहीं लूंगा, लेकिन थोड़ा सा तो प्रतिकार करने का मौका दीजिए ना। जी विनम्रता जी के साथ आपसे आग्रह कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के बोलिए निवेदन कर रहा हूँ, अरे थोड़ा नहीं सा तो। प्लीज बोलिए बोलिए संविधान के दायरे का अभी बताया जा रहा था, हमारे प्रतिपक्ष के प्रवक्ता ने कहा कि हम संविधान के दायरे के अंदर हम अपने संगठन के और पार्टी के निर्णय लेते हैं, सरकार में निर्णय लिया जाता है। और इसलिए जैसा कि आलोक जी ने कहा कि दलित वोट बैंक, जैसा आपने भी इनसे पूछा कि क्या आपके साथ इंटैक्ट रहेगा, इस पे ये कह रही थी कि संविधान के दायरे में हम काम करते हैं तो हमारे साथ रहेगा। 2 सीटें हैं और वो दलित वोट बैंक इनके साथ है। नंबर 1, संविधान के दायरे में बात करते हैं तो माननीय मानस जी यहीं पर हैं, ब्यूरो चीफ आलोक पांडे जी हैं, और आप तो स्वयं वरिष्ठ पत्रकार रही हैं। ये कर्नाटक में जो निर्णय लिया गया है धार्मिक आधार पर कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन का, वहां पर सरकार किसकी है? कांग्रेस की है। संविधान क्या कहता है? क्या ऐसा कोई प्रावधान है संविधान में? क्या संविधान के आधार पर दिया गया ये वक्तव्य है जो अभी एक दिन पहले? मानस भाई आपसे निवेदन है जरा इस पे प्रकाश डालने का, अगर आप समझें तो समझ लीजिएगा कि क्या ये संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो इसलिए जो प्रवक्ता बोलते हैं उन्हें शोध करके आना चाहिए और क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत लोग सुनते हैं, ये बताना चाहिए। अब मैं आता हूं सीधे सीधे अपने संगठन के बारे में, जो आपने सीधा प्रश्न किया। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पार्टी, हमारा संगठन 24 घंटे कार्य करने वाला और स्वयं का मूल्यांकन करने वाला दल है। हमेशा हम ये पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं करते ना मीना जी, या चुनाव के समय में हम प्रचार या सड़कों पर नहीं उतरते किताब लेकर के। हम चुनाव हारे या चुनाव जीते, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, निरंतर प्रयास करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता का कार्य करते हैं और रिपोर्ट कार्ड लेकर के सामने जाते हैं। सफलता असफलता इस विषय पर राजनीति नहीं करते। सत्ता सभी सर्वजन की सेवा का एक माध्यम है, इसलिए हम राजनीति में हैं और इसी ध्येय वाक्य के साथ और इसी सूत्र वाक्य के साथ हम राजनीति करते और इसीलिए सतत मूल्यांकन करते हैं, परिवर्तन की आवश्यकता हो तो परिवर्तन करते हैं और सर्व समाज का प्रतिनिधित्व करने का ये हमारे संगठन का विचार रहता है और वैचारिक दर्शन भी है, राजनीतिक प्रतिबद्धता भी है। अब इसके बाद वोट बैंक, और तो ये तो विश्लेषकों अथवा अनिवार्यता है, बाकी ये लोगों तो के अनिवार्यता है, शाश्वत सत्य है, बने रहना चाहिए। मानस लेकिन श्रीवास्तव मानस जी से और आपसे निवेदन जरूर है कि ये कौन सी संवैधानिक व्यवस्था है जिसके तहत कर्नाटक की सरकार जो संवैधानिक ढांचे के अंदर ये निर्णय लिया था, अगर उस पर थोड़ा प्रकाश चर्चा डाल। करेंगे, आपके सुझाव पर किसी और दिन चर्चा करेंगे, अभी तो विषय पर बने रहते हैं। मानस श्रीवास्तव जी, जिस तरह से आपने विस्तार से बताया कि इस 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये परिवर्तन होगा, मूल्यांकन प्रमोद मिश्रा जी की बात समझ में आती है और स्वाभाविक है वो तो कि मूल्यांकन के आधार पर होगा, लेकिन मूल्यांकन इसमें कितना इंपॉर्टेंट होगा वो आप बेहतर जानते हैं। अब सवाल ये कि जो नए चेहरे आने वाले हैं, जिनके नाम जो है, हालांकि बीजेपी के आज के रिजीम में क्योंकि सब कुछ आखिरी क्षण में तय होता है, लेकिन फिर भी जिनकी संभावना ज्यादा है, वो कुछ नाम बता सकते हैं मानस जी? देखिए, नाम बता पाना अभी इसलिए संभव नहीं है क्योंकि अगर नाम बताऊंगा, हालांकि नाम चर्चा में बहुत सारे, लेकिन अगर नाम बताऊंगा तो बीजेपी में कुछ भी आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कई बार हम लोगों की कही हुई बातें या जो अंदाज या कयास होते हैं वो गलत होते, तो फिर क्या होता है कि बाद में वही एक नजीर बन जाती है कि देखिए कहा था ये आपने और हुआ ये। तो इसलिए बहुत कह पाना मुश्किल है। यही वजह है कि मैंने लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रेडिक्शन नहीं किया, हालांकि साथियों के बीच में बैठते थे और कई सारे ऐसे प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के भी, कहेंगे तो अलग से नाम भी बता दूंगा इनको,
जिनको मैंने बताया था कि उनको यकीन नहीं हो रहा था कि उनको इतनी सीटें मिलेंगी, लेकिन जब कोई पत्रकार ग्राउंड पे उतरता है और ईमानदारी से काम करता है तो उसको मालूम हो जाता है कि हवा का रुख किधर है। और अब तो पॉलिटिकल पार्टीज भी अनजान नहीं रहती, क्योंकि सबके पास अपने अपने सर्वे की एजेंसी से वो पता करवा लेती है कि उनकी स्थिति क्या है। वो अलग बात है कि मंच पर वो कुछ भी बोले, लेकिन इतना जरूर है कि 2 दलित चेहरे, 2 पिछड़े वर्ग के चेहरे, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चेहरा, एक अगला चेहरा और एक डिप्टी सीएम, जिनके बारे में मिश्रा जी भी समझ ही होंगे, सभी लोग जान ही रहे हैं उनके बारे में कि उनका एक कद बढ़ाए जाने की बात है, क्योंकि वो डिप्टी सीएम जरूर है लेकिन उनके पास पोर्टफोलियो ऐसा है कि वो डिप्टी सीएम होते हुए भी कुछ वो उनका कोई प्रभाव नहीं है। हालांकि दूसरे डिप्टी सीएम तो नाम सब समझ ही गए, दूसरे जो डिप्टी सीएम उनके पास हेल्थ जैसा बड़ा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है और वो लगातार सुर्खियों में भी रहते हैं, लगातार वो चर्चा उन पे बनी रहती है और वो हर रोज अखबारों में और मीडिया में बराबर उनका जो मौजूदगी है वो बनी रहती है। लेकिन दूसरे वाले डिप्टी सीएम की मैं बात कर रहा था, उनके विभाग को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि केशव प्रसाद मौर्य, नाम ही ले लेता हूँ, सबको समझ ही गए हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा ही अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। ठीक ऐसे ही जब मुझे याद है कि जब माफ कीजिएगा, ये जो जी हाँ, जो विधानसभा का चुनाव हुआ था 2017 वाला, और लोकसभा चुनाव के बाद जिस वक्त लक्ष्मीकांत वाजपेयी के नेतृत्व में जब वो चुनाव लड़ा गया था, उस वक्त भी बहुत, आपको बता दूं कि बहुत किसी को उम्मीद नहीं थी। और मैं आपको और एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं कि जिस वक्त 2014 का एग्जिट पोल आया और उस वक्त जब 7 बजे का जो हमारा प्राइम टाइम शो होता है, उस वक्त जब उड़ेश चाणक्य ने जो एग्जिट पोल रखा, तो उस वक्त के जो हमारे संपादक थे वो उसको बोलते हुए वो एक तरीके से उनकी जबान लड़खड़ा गई थी और वो कहते कि नहीं ठीक है, ये सर्वे जरूर है लेकिन मैं इसको ओन नहीं करता हूँ। लेकिन मुझे याद है कि नेक्स्ट डे जब मैं पहुंचा वहां पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे, तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने दौड़ के मुझे गले लगाया और कहने यार मानस, तुम्हारी चैनल की अपने लोगों को बोलना कि यार बहुत जबरदस्त उन्होंने दिखाया। उसके बाद मुझको अपने वो चैम्बर में लेके गए, बहुत देर तक हम लोग बैठे रहे साथ में। तो इस तरीके की चीजें होती, लेकिन अभी कुछ भी कयास लगा पाना उस समय में से लेकर के अब तक भी बहुत मुश्किल हो गया कि आप कुछ रीड कर पाए भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ बता पाए। लेकिन इतना जरूर है मोटा मोटा कि केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ाए जाने की बात इसलिए हो रही क्योंकि एक बहुत बड़ा उनका एक चेहरा है, पिछले वर्ग से आते हैं। और जिस वक्त केशव प्रसाद मौर्य को लोकसभा से यहाँ भेजा गया, तो आप यकीन मानिएगा बहुत सारे लोग जानते थे, लोगों को गूगल करना पड़ा कि केशव प्रसाद मौर्य जो प्रदेश अध्यक्ष बने ये कौन है। और मैं गया था, उनका इंटरव्यू उस वक्त मैंने किया था, क्योंकि हमारे ऑफिस के ठीक सामने बीजेपी का कार्यालय है, तो मैं गया था उनसे इंटरव्यू किया। उसके बाद वो इतना भारी मतों से बीजेपी की सरकार बनी, वो पिछले कार्यकाल में उनके पास पीडब्ल्यूडी जैसा बड़ा महत्वपूर्ण विभाग था, वो बड़े कद्दावर नेताओं में थे, लेकिन इस रिजीम में उनका उतना एक्सेस नहीं रहा। तो ये कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले शायद उनका कद बढ़ाया जाए, इसलिए मैंने कहा कि कुछ डिपार्टमेंट्स में भी फेरबदल हो सकता है। अब ये तो देखिए वक्त की बात है कि कितना डिले होता है। अभी से पहले होली के पहले होने की पूरी संभावना थी, तमाम अखबार रंग गए थे कि होली से पहले भारतीय जनता पार्टी में उड़ेगा अबीर गुलाल। अब आज खबर अखबारों में छप रही कि अब होली के बाद होगा, क्योंकि होली में समय नहीं बचा है। मंत्रिमंडल विस्तार होना जरूर है, जो होगा उसका फॉर्मेट वही होगा, उसमें आप देखिएगा दलित और पिछड़ों को उसमें मजबूत भागीदारी मिलेगी। आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक चेहरा भी नजर आएगा, आपको डिप्टी सीएम का कद बढ़ता हुआ भी संभवतः नजर आएगा। ये सारी चीजें होंगी, कब होंगी कैसे होंगी ये भारतीय जनता पार्टी का इनर सर्किल डिसाइड करता है। और वो इतना गोपनीय होता है कि बड़े बड़े जो प्रदेश स्तर के जो नेता हैं वो भी हम लोगों से इनपुट लेते हैं, पूछते हैं कि मानस भाई कोई खबर पता चली क्या, क्या कौन हो रहा है, तो उनको भी जानकारी नहीं होती। जी आलोक जी, आखिरी टिप्पणी आपकी। अब वैसे तो मुझे वो बात खत्म हो गई है अवध ओझा जी की, लेकिन उस टिप्पणी का प्रतिरोध मैं भी करूंगा। इस देश में अगर टीचरों के लिए क्वालिफिकेशन है, नेताओं की क्वालिफिकेशन क्या होती है? अर्थात एक व्यक्ति इस देश का मिनिस्टर बन जाता है, तो आप टीचरों की क्वालिफिकेशन तो प्रश्न लगाएंगे, ये बिल्कुल गलत परंपरा है। टीचर ने इस देश के चाणक्य ने यूनिफाइड राज्य किया, वो टीचर था। शिक्षक पर आप प्रश्न मत उठाइए, चुनावी बात में आप जो कहना हो कहिए। भारतीय जनता पार्टी से मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप शिक्षकों के ऊपर इस तरह का व्यंग करेंगे। पहले अपनी जिलेबाद में झांक के देखिए कि आपके कितने नेता हैं जो बहुत क्वालिफाइड है। मुझसे बहुत कम क्वालिफाइड आपके पास नेता होंगे, मेरी क्वालिफिकेशन से कम होंगे।
तो इसलिए इस तरह का सब व्यंग करना, अगर वो जीत जाते तब क्या कहते? और अगर ऐसी बात है तो अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार चुनाव हारे हैं, तो वह योग्य नहीं थे अटल बिहारी वाजपेयी अगर चुनाव हारे थे? तो इस तरह का व्यंग शिक्षक कौम पर करना, ये भारतीय संस्कृति नहीं रही, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। और मिश्रा जी, मैं आपकी इस बात को अस्वीकार करता हूँ, कंडेम करता हूँ। आपको इस तरह का शिक्षकों का अपमान करने का हक नहीं है। देश में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो शिक्षक के पेशे से ही आते हैं। वैसे कम से कम 2 दर्जन मैं भी गिना दूंगा जो शिक्षा के पेशे से आए और शिक्षक थे वो। और जब वो मुख्यमंत्री थे, जब वो उत्तर प्रदेश में, तब भी हम लोग उनसे बराबर मिलते थे। और आपको याद होगा उन्होंने शिक्षकों के लिए एक, हालांकि बहुत सारी पंचायतें उन्होंने की थी किसानों के लिए, लेकिन शिक्षकों के लिए खासतौर से उन्होंने एक पंचायत बुलाई थी और वेतन जो प्राइमरी और जूनियर का वेतन केंद्र सरकार के बराबर हुआ, ये राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में हुआ था। और राजनाथ सिंह भी वो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर प्राइमरी स्कूलों में भर्ती की शिक्षकों की, बहुत बड़े स्तर पर। जी, अनेकों उदाहरण है। लेकिन प्रमोद जी ने माफी मांग ली थी, इसलिए सबको बड़ा दिल मानकर, बड़ा दिल करके उनकी भावना को समझना चाहिए। नहीं, माफ करिए मीना जी, 10 सेकंड और। माफी मांग के अपमान करता है, राजनेताओं का सगल है। अरे अपमान करते फिर माफी मांगते, जब आपको पता है कि अपमानजनक बात है तो आप ये करते क्यों है? ये राजनीति नहीं, शिक्षकों पर कमेंट और फिर माफी, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और वो भी अपने पैनलिस्ट पे, को पैनलिस्ट पे इस तरह का कमेंट बिल्कुल उचित नहीं है प्रमोद जी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। आप उनको लगातार अनवरत बोलने का मौका दे रही हैं, ये नहीं हो सकता है। अगर इस तरह से, अरे मैं लगातार चुप रहा, मैं लगातार चुप रहा, तुम भी कम बोलो, मैंने कोई विरोध किया? ये कोई बात नहीं है भाई, कम हो जाता है, ये एंकर डिसाइड करेगा। अब आप एंकर का काम नहीं करेंगे क्या? आपकी सरकार है तो पांडे जी का आपकी सरकार है, फिर तो आप एंकर भी बनेंगे क्या? मैं खंडन करता हूँ। नहीं, बिल्कुल आप गलत बात कर रहे हैं। मैं कभी किसी का पक्ष नहीं लेता, मैं कभी किसी का पक्ष नहीं लेता। अगर जहां जो गलत है कोशिश करता हूँ। ये 1 मिनट, ये बिल्कुल अभी तक आपका ये वक्तव्य पूर्णतया विशुद्ध राजनैतिक है, इसलिए इसको मैं स्वीकार नहीं। आपको लगता है ना, आपके लगने से क्या होता है? अरे आपके लगने से क्या होता है कि मेरा वक्तव्य राजनैतिक है? तो आपको लगने से क्या होता है? मैं क्या कहूँ? आपने कहा टीचर कमेटी को कि वो क्वालिफाई नहीं, तो भी पढ़ा रहे हैं। आपको पता है मैं भी पढ़ाता ही हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे ऊपर भी आपने टिप्पणी की है। राजनीतिक आपके ऊपर नहीं, ये घमंड आपको नुकसान पहुंचाएगा। जो आप इस तरह ये घमंड कर रहे हैं, अच्छे बैठे घमंड में, घमंड करना बंद करिए। राजनीति खेलना बंद कीजिए, यहाँ बैठ करके आप विश्लेषण। क्या राजनीति खेल रहा हूँ मैं क्या राजनीति खेल रहा हूँ? मैं क्या राजनीति खेल रहा हूँ? आपने व्यक्तिगत टिप्पणियां की है, आपने व्यक्तिगत टिप्पणी की है, आपने मैं क्या राजनीति खेल रहा हूँ? क्या मैं राजनीतिक वक्तव्य बताइए तो। आपका पूरा विशुद्ध राजनीतिक वक्तव्य क्या बताइए तो कि क्या बोला मैंने? मिश्रा जी, मैं आपको मैंने आलोक भाई के साथ बहुत सारी डिबेट्स की है। आमतौर पर उनका सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के लिए ही रहता है, इसलिए आप अगर उन पर आरोप लगा रहे हैं तो मैं उसमें कतई मुतमईन नहीं हो पा रहा हूँ। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर सुधा प्लीज आप रुकिए, आप बोलिए। प्रमोद जी बस आप बोलिए, प्रमोद जी बोलेंगे। डॉक्टर सुधा आपकी तो पैरवी इतने लोगों ने कर दी है, अब आप सुनिए प्लीज। मुझे 30 सेकंड बात करने दीजिए। हाँ जी। मैंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है वो, और पहली बात तो आलोक जी को अगर व्यक्तिगत लग रहा है कि उनके ऊपर, तो उनके ऊपर नहीं था। ये डॉक्टर सुधा मिश्रा ने जब कहा कि मैं प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रशिक्षण देती हूँ, उस संदर्भ में कहा गया। 1 मिनट सुधा जी बोल लेने दीजिए। अरे इसमें बोल लेने दीजिए। राजनीति मत खेलिए सुधा जी, ठीक है ना? हर दिन ये कोशिश होती है कि हम एक स्वच्छ बहस, स्वच्छ चर्चा करें और उसमें आप सब लोग अपनी अपनी पार्टी का और अपने राजनीतिक विश्लेषण का जो है वो जनता के साथ विचार साझा करें। इस तरह के मुद्दों पर हम बचते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम समाज में सिर्फ सभ्य चीजें सामने लाएं और सभ्यता बनाए रखें और संस्कृति को हमारी जो है वो थोड़ा बहुत संरक्षण में योगदान दे सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 के हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं, देखते हैं, वो
अगर हमारे पैनलिस्ट से सीधे लाइव में सवाल करना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल जो उत्तर प्रदेश चैनल का हमारा उत्तर काल का है और हमारा फेसबुक पेज, उस पर आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल पूछ सकते हैं पैनलिस्ट से और वो आपको लाइव में जवाब भी दे सकते हैं। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।